साम्राज्य मानव इतिहास की सबसे महान और प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक था। ये ऑडियो बुक आपको रोम की उत्पत्ति से लेकर उसके स्वर्ण युग और अंततः उसके पतन तक की पूरी कहानी सुनाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे रोम्युलस और रेमस की किंवदंती, रोमन गणराज्य की स्थापना, प्यूनिक युद्ध, हैनिबल, जूलियस सीजर का उदय और पतन, ऑगस्टस द्वारा रोमन साम्राज्य की स्थापना, पैक्स रोमाना, रोमन सेना और दैनिक जीवन, ईसाई धर्म का उदय, साम्राज्य का विभाजन और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन। ये वीडियो इतिहास प्रेमियों, छात्रों और उन सभी लोगों के लिए है जो रोमन एम्पायर हिस्ट्री इन हिंदी को शांत, कहानीनुमा और गहराई से समझना चाहते हैं। ये ऑडियो बुक रिलैक्सिंग नैरेशन स्टाइल में तैयार किया गया है ताकि आप सुनते सुनते इतिहास को महसूस कर सकें। अगर आपको इतिहास से जुड़े ऐसे और ऑडियो बुक पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। रोमन इतिहास केवल साम्राज्यों के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव महत्वाकांक्षा, अनुशासन और सत्ता की भूख का दर्पण है। ये कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, उस समय में जब इटली की धरती पर एक छोटा सा गांव जन्म ले रहा था, जिसे भविष्य में पूरी दुनिया रोम के नाम से जानेगी। रोम की शुरुआत इतिहास और मिथक के बीच खड़ी है। कहा जाता है कि 753 ईसा पूर्व में रोम्युलस और रेमस नामक दो जुड़वा भाइयों ने टाइबर नदी के किनारे एक नगर बसाया। ये दोनों युद्ध के देवता मंगल की संतान थे। शैशव अवस्था में उन्हें मारने के लिए नदी में बहा दिया गया, लेकिन एक मादा भेड़िए ने उन्हें दूध पिलाकर जीवित रखा। यही कथा रोम की आत्मा बन गई। कठोर परिस्थितियों में जीवित रहना, संघर्ष से शक्ति निकालना और भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ लेना। प्रारंभिक रोम एक राजशाही था। 7 राजाओं ने बारी बारी से शासन किया। इस काल में धार्मिक परंपराएं बनी, सामाजिक ढांचा विकसित हुआ और सेना को संगठित किया गया। राजा केवल शासक नहीं, बल्कि सर्वोच्च पुजारी और न्यायाधीश भी होता था। लेकिन जैसे जैसे सत्ता केंद्रित होती गई, अत्याचार बढ़ने लगे। अंतिम राजा टार्क्विनियस सुपरबस की तानाशाही ने जनता के धैर्य की सीमा तोड़ दी। 509 ईसा पूर्व में रोम ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। राजशाही को उखाड़ फेंका गया और गणराज्य की स्थापना हुई। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। अब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। शासन चुने हुए अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। 2 कौंसिल सर्वोच्च पद पर होते थे, लेकिन उनका कार्यकाल सीमित था ताकि कोई भी तानाशाह न बन सके। सीनेट, जो अनुभवी और प्रभावशाली नागरिकों की सभा थी, नीति निर्धारण का केंद्र बनी। जनसभाओं के माध्यम से नागरिकों को मतदान का अधिकार मिला। लेकिन ये लोकतंत्र पूरी तरह समान नहीं था। समाज 2 वर्गों में बटा था। पेट्रीशियन, जो अमीर और कुलीन थे, और प्लेबियन, जो सामान्य जनता थी। प्लेबियन वर्ग को अपने अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने बार बार विरोध किया, शहर छोड़कर चले गए और सत्ता पर दबाव बनाया। इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप 12 टेबल्स नामक लिखित कानून बने। ये कानून सभी नागरिकों के लिए समान थे और न्याय को मौखिक परंपरा से निकालकर लिखित रूप में लाए। ये कदम पूरे मानव इतिहास में कानून के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जैसे जैसे गणराज्य मजबूत हुआ, रोम ने विस्तार करना शुरू किया। पहले उसने इटली प्रायद्वीप की अन्य जनजातियों को हराया। रोम की सेना का अनुशासन अद्वितीय था। सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था और वे युद्ध में संगठित रूप से लड़ते थे। रोम की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो पराजित शत्रुओं को पूरी तरह नष्ट नहीं करता था, बल्कि उन्हें धीरे धीरे अपने नागरिक ढांचे में शामिल कर लेता था। इसी नीति ने रोम को इटली से बाहर विस्तार की शक्ति दी। भूमध्य सागर पर नियंत्रण के लिए उसका सामना कार्थिज से हुआ। इन संघर्षों को इतिहास प्यूनिक युद्धों के नाम से जानता है। कार्थिज का महान सेनापति हैनिबल आज भी सैन्य रणनीति का प्रतीक माना जाता है। उसने हाथियों के साथ आल्प्स पर्वत पार कर रोम को हिला दिया। कई वर्षों तक रोम भय और हार के साये में जीता रहा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी हार न मानना। अंततः रोम ने युद्ध जीता और कार्थिज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके साथ ही रोम भूमध्य सागर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। लेकिन बाहरी विजय के साथ आंतरिक समस्याएं भी बढ़ने लगी। युद्धों से अपार धन और असंख्य दास रोम पहुंचे। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब। छोटे किसान अपनी जमीन खो बैठे और शहरों में बेरोजगारी बढ़ने लगी।
गणराज्य बाहर से शक्तिशाली था, लेकिन भीतर से टूट रहा था। इसी असमानता के विरुद्ध ग्रेकस बंधु सामने आए। उन्होंने भूमि सुधार और गरीबों के अधिकारों की बात की। जनता उनके साथ थी, लेकिन अभिजात वर्ग ने उन्हें खतरे के रूप में देखा। दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। ये पहली बार था जब राजनीतिक हिंसा खुले रूप में सामने आई। यहीं से गणराज्य के पतन की शुरुआत मानी जाती है। सेना अब धीरे धीरे राज्य के बजाय अपने सेनापति के प्रति वफादार होने लगी। इससे सैन्य नेता अत्यधिक शक्तिशाली बन गए। इसी वातावरण में जूलियस सीजर का उदय हुआ। वो एक असाधारण सेनापति, कुशल राजनीतिज्ञ और प्रभावशाली वक्ता था। गॉल की विजय ने उसे अपार लोकप्रियता दिलाई। जब सीनेट ने उससे सेना भंग करने का आदेश दिया तो सीजर में रूबिकॉन नदी पार कर दी। ये एक प्रतीकात्मक क्षण था। अब पीछे लौटना संभव नहीं था। गृह युद्ध छिड़ गया। अंततः सीजर विजयी हुआ और रोम का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। सीजर ने कई सुधार किए, कर्ज में राहत दी, प्रशासन सुधारा और कैलेंडर तक बदल दिया। लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति ने सीनेट को भयभीत कर दिया। 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या कर दी गई। ये हत्या गणराज्य को बचाने के लिए की गई थी, लेकिन इसने रोम को और गहरे अराजकता में ढकेल दिया। यहीं पार्ट 1 समाप्त होता है और रोम एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां गणराज्य अंतिम सांसें ले रहा है और साम्राज्य जन्म लेने वाला है। जूलियस सीजर की हत्या के साथ रोम में शांति नहीं लौटी, बल्कि अराजकता और गहरी हो गई। सीजर की मृत्यु ने गणराज्य को बचाया नहीं, बल्कि उसकी अंतिम नींव भी हिला दी। रोम अब ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका था जहां सत्ता के लिए संघर्ष खुले युद्ध का रूप ले चुका था। सीजर के समर्थक और विरोधी दोनों ही स्वयं को रोम का रक्षक मानते थे, लेकिन वास्तव में वे केवल सत्ता के लिए लड़ रहे थे। सीजर की हत्या के बाद सत्ता शून्य पैदा हुआ। इसी शून्य में 3 शक्तिशाली व्यक्ति उभरे, ऑक्टेवियन, मार्क एंटनी और लेपिडस। इन तीनों ने मिलकर सेकेंड ट्रायम्विरेट बनाया। ये गठबंधन अस्थायी था और इसका उद्देश्य था सीजर के हत्यारों को दंड देना और सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना। जल्द ही रोम एक और रक्त रंजित गृह युद्ध में डूब गया। विरोधियों की सूचियां बनाई गईं, संपत्तियां जब्त की गईं और निर्दोष लोग भी मारे गए। समय के साथ ये स्पष्ट हो गया कि तीनों शासक एक साथ नहीं रह सकते। लेपिडस को हटा दिया गया और असली संघर्ष ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी के बीच रह गया। एंटनी मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा के प्रभाव में आ गया था। रोम में ये प्रचार फैलाया गया कि एंटनी रोम की परंपराओं को छोड़कर विदेशी प्रभाव में चला गया है। ये प्रचार ऑक्टेवियन के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की निर्णायक समुद्री लड़ाई हुई। ऑक्टेवियन की सेना विजयी रही। हार के बाद मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा ने आत्महत्या कर ली। अब रोम में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा था। ऑक्टेवियन रोम का सर्वशक्तिमान शासक बन चुका था, लेकिन उसने सीजर की गलती से सीख ली थी। उसने खुद को राजा या तानाशाह घोषित नहीं किया। 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने ऑगस्टस की उपाधि धारण की। यही क्षण रोमन गणराज्य के अंत और रोमन साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत माना जाता है। बाहर से गणराज्य की संस्थाएं बनी रहीं, लेकिन वास्तविक सत्ता सम्राट के हाथों में केंद्रित हो चुकी थी। ऑगस्टस ने स्वयं को प्रिंसेप्स यानी प्रथम नागरिक कहा, लेकिन वो सर्वोच्च शासक था। ऑगस्टस का शासन रोम का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके काल में पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति स्थापित हुई। लगभग 200 वर्षों तक साम्राज्य में बड़े स्तर के युद्ध नहीं हुए। व्यापार फला फूला, सड़कों और पुलों का निर्माण हुआ और प्रशासन मजबूत हुआ। रोम अब केवल एक विजेता शक्ति नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित साम्राज्य बन चुका था। इस दौर में रोमन सेना स्थायी और पेशेवर बन गई। सैनिकों को नियमित वेतन मिलता था और सेवानिवृत्ति के बाद भूमि दी जाती थी। सीमाओं की रक्षा के लिए किले बनाए गए, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई और रोमन कानून धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में लागू होने लगा। आज के कई आधुनिक कानूनों की जड़ें इसी रोमन विधि में मिलती हैं। रोम का दैनिक जीवन अनुशासन और परंपराओं से जुड़ा था। परिवार समाज की आधारशिला था। पिता को परिवार का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। नगरों में स्नानागार, बाजार और थिएटर सामाजिक जीवन के केंद्र थे। मनोरंजन के लिए ग्लैडिएटर खेल, पशु युद्ध और रथ दौड़ आयोजित की जाती थीं। कोलोसियम में होने वाले ये खेल रोम की शक्ति के साथ साथ उसकी क्रूरता को भी दर्शाते थे। ऑगस्टस के बाद कई सम्राट आए। कुछ ने साम्राज्य को स्थिर रखा तो कुछ ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। टाइबीरियस, क्लॉडियस और वेस्पेसियन जैसे शासकों ने प्रशासन को संभाला,
जबकि कैलिग्युला, नीरो और कॉमोडस जैसे सम्राट विलासिता, पागलपन और अत्याचार के प्रतीक बन गए। नीरो के काल में रोम में भीषण आग लगी और जनता में ये विश्वास फैल गया कि सम्राट स्वयं इसके लिए जिम्मेदार था। धीरे धीरे साम्राज्य का आकार ही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया। सीमाएं हजारों किलोमीटर तक फैल चुकी थीं। बर्बर जनजातियां लगातार आक्रमण करने लगीं। सेना पर खर्च बढ़ता गया। करों का बोझ आम जनता पर पड़ने लगा। अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी और मुद्रा का मूल्य गिरता गया। तीसरी शताब्दी आते आते संकट चरम पर पहुंच गया। सम्राट तेजी से बदलने लगे। सेना जिसे समर्थन देती वही सम्राट बन जाता। गृह युद्ध आम बात हो गई। व्यापार ठप होने लगा और नगर उजड़ने लगे। ये समय रोमन इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर माना जाता है। इसी अस्थिरता के बीच एक नया धार्मिक विचार तेजी से फैल रहा था, ईसाई धर्म। प्रारंभ में रोमन शासकों ने ईसाइयों को खतरे के रूप में देखा। उन्हें परंपरागत देवताओं की पूजा न करने के कारण देशद्रोही माना गया। कई ईसाइयों को यातनाएं दी गईं और मारा गया, लेकिन उत्पीड़न के बावजूद ये धर्म फैलता गया। चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटीन सत्ता में आया। उसने ईसाई धर्म को मान्यता दी और धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की। ये रोमन इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। रोम, जो कभी बहुदेववादी परंपराओं का केंद्र था, अब एक नए धार्मिक युग में प्रवेश कर चुका था। कॉन्स्टेंटीन ने राजधानी को पूर्व में स्थानांतरित कर कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना की। ये शहर सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक सुरक्षित था। इसी निर्णय के साथ रोमन साम्राज्य दो भागों में बंट गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाद में बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा गया, लंबे समय तक प्रसिद्ध बना रहा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। यहाँ आर्थिक संकट गहराता गया, सेना कमजोर हुई और बर्बर आक्रमण बढ़ते गए। विसिगोथ, वैंडल और अन्य जनजातियों ने रोम और उसके प्रांतों पर आक्रमण किए। रोम, जो कभी अजेय माना जाता था, अब लाचार दिखने लगा। 476 ईस्वी में एक जर्मैनिक सेनापति ने अंतिम पश्चिमी रोमन सम्राट को पदच्युत कर दिया। ये घटना पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत का प्रतीक मानी जाती है। रोम गिर चुका था, लेकिन उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई थी। रोमन साम्राज्य भले ही राजनैतिक रूप से समाप्त हो गया हो, लेकिन उसकी विरासत अमर रही। रोमन कानून, प्रशासनिक व्यवस्था, वास्तुकला और भाषा ने आने वाली सभ्यताओं को गहराई से प्रभावित किया। आज भी यूरोप की कई भाषाएं लैटिन से जन्मी हैं। संसद, न्यायालय और सड़कें, इन सब में रोम की छाया दिखाई देती है। रोमन इतिहास हमें ये सिखाता है कि अनुशासन, संगठन और कानून किसी भी सभ्यता को महान बना सकते हैं, लेकिन जब सत्ता अहंकार में बदल जाती है और असमानता बढ़ जाती है, तो पतन अवश्यंभावी हो जाता है। रोम एक चेतावनी भी है और प्रेरणा भी। ये कहानी केवल अतीत की नहीं है, ये हर युग, हर साम्राज्य और हर समाज के लिए एक दर्पण है। रोम गिर गया, लेकिन उसकी गाथा आज भी जीवित है, मानव इतिहास की सबसे महान और सबसे शिक्षाप्रद कहानियों में से एक। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई किताब के साथ।